हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है और बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का है, ठीक है, जिसका एग्जाम 28 जून को होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, फिजिक्स से 25 और 25 केमिस्ट्री से पूछेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यही क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरणा पे काम करती है, ठीक है। प्रेरण इसको बोलते हैं, प्रेरणा नहीं। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे जो है ट्रांसफॉर्मर काम करती है। इसका यही काम है ना कि एसी के वोल्टेज को ये बदलता है, कम या ज़्यादा करता है। ट्रांसफॉर्मर का काम है एसी के जो वोल्टेज होता है ना उसको कम या ज़्यादा करना। ठीक, ट्रांसफार्मर में दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ना ये वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है, और वही स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ा देता है। यहाँ से कई सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। इसका काम क्या है, तो ये एसी के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को अप बढ़ाना और करंट को कम करना। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग कहाँ पे होता है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर का काम है। तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का काम क्या है, तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। ये दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बेस और जिसको हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनता, और एक होता है उत्क्रम अभिनीत जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बायोस, ठीक है। एक फॉरवर्ड बायोस होता है, एक रिवर्स बायोस होता है। देखिए इसमें जिसे दोनों पीएन जंक्शन डायोड ही है, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि पी को पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड में पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और एन को निगेटिव से जोड़ा जाता है। और रिवर्स में उल्टा हो जाता है, इसमें पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाता था ना, तो इसमें पी को निगेटिव से जोड़ा जाएगा। रिवर्स में पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा। तो याद हो गया, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में होता है। रेक्टिफायर का काम क्या है, तो एसी को डीसी में बदलना। ये दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बेस, दूसरा होता है रिवर्स बेस। फॉरवर्ड बेस में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड में पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जोड़ा जाता है, और रिवर्स में उल्टा पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। याद हो गया। लाइट एक है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और ये भी एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड ही है, जो हमेशा फॉरवर्ड बेस की तरफ वर्क करता है। इफेक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली का जो सिद्धांत है, बर्नौली का सिद्धांत वो किस संरक्षण के नियम पे काम करता है। तो जो बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। बर्नौली जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इफेक्ट याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे किरचॉफ का पहला लॉ और किरचॉफ का दूसरा लॉ किस पे आधारित है। किरचॉफ के पहला लॉ जो है ऊर्जा आवेश के संरक्षण के नियम पे आधारित है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। तो आवेश के संरक्षण के नियम पे आधारित है किरचॉफ का पहला लॉ, और किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है वो ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। दोनों याद रखिएगा। किरचॉफ का पहला लॉ किस पे आधारित है, तो आवेश के संरक्षण पे, और किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है वो किस पे संबंधित किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, दोनों याद हो जाएगा। एक अलावा याद रखें कि लेंज का जो लॉ है वो भी ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित है। और रॉकेट का उड़ना तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आधारित, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन बता दिए। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का पहला लॉ आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा लॉ ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज लॉ ये भी ऊर्जा के सिद्धांत संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और रॉकेट का उड़ना लीनियर मोमेंटम के संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए इस थोड़ा सा याद रखिएगा ना कि पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है, जिसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण हिंदी में, और इंग्लिश में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो जैसे ही पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए, तो ये जो जी का मान है ना ये घटता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू घटता है। तो इफेक्ट याद रखिएगा।
रखेगा। स्मॉल जी का वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल पे होता है, मैक्सिमम होता है पोल पे, और सबसे कम इक्वेटर पे होता है। इसी इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पे जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो 0 होता है। तो तीनों याद रखेगा। स्मॉल जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी पे, तो पोल पे, सबसे कम होता है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पे, और सेंटर पे होता है 0। और पृथ्वी के पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज का पहला क्वेश्चन है कि क्यूरी तापमान आखिर है क्या। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्यूरी तापमान है क्या। तो देखिए, क्यूरी तापमान वह तापमान है ना जिस पर कि फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मतलब लौह चुंबकीय, तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। फेरो मतलब लौह और पारा मतलब अणु। तो वह तापमान या वह टेम्परेचर जिसपे कि लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पारामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है। और लोहा के लिए क्यूरी तापमान लगभग 770 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 1043 केल्विन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, लोहा के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है तो 770 डिग्री सेल्सियस। ऐसे चुंबकीय गुण के आधार पर बात किया जाए ना तो पदार्थ 3 तरह का होता है। एक होता है प्रति चुंबकीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक, एक होता है अनुचुंबकीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं पारामैग्नेटिक, और एक होता है लौह चुंबकीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। देखिए, डाया मतलब कि दूर जाना, मतलब कि रिपल्स होना, यानी कि जो चीज चुंबक से दूर जाएगा ना उसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक, और जो चुंबक से हल्का हल्का अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, और जो चुंबक से बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं लौह चुंबकीय। जैसे लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल पूछ देगा तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक। अगर अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक का पूछ दे तो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, और प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक का एग्जांपल पूछ दे तो तांबा, पानी या बिस्मुथ, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जो लोलक की लंबाई है वो लोलक की लंबाई अगर हम 4 गुना कर दे तो उसके आवर्त काल यानी टाइम पीरियड पे कौन सी प्रभाव पड़ेगा। लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम होता है, तो सिंपल पेंडुलम की लंबाई अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब भी लोलक की लंबाई आप 4 गुना कीजिएगा ना तो आवर्त काल जो होता है ना वो दुगुना हो जाता है। जैसे ये फार्मूला देखिए, आवर्त काल का फार्मूला होता है पेंडुलम के लिए 2π√L/g, यानी कि जो टाइम आवर्तकाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के रूट का, ठीक। और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के रूट जी का। तो यहाँ से कह रहा है कि लंबाई को अगर 4 गुना कर दीजिएगा तो 4 गुना 23 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ही ना आएगा। तो वही कह रहा है कि लोलक की लंबाई अगर 4 गुना कर देंगे तो आवर्त जो काल है इसका दुगुना हो जाएगा। और एक फैक्ट याद रखिएगा ना कि जो ये लोलक की जो आवर्त काल है वो दुए फैक्टर पे, लेंथ और स्मॉल जी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कभी भी मास यानी द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि लोलक की आवर्त काल कभी भी मास यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, जो टीवी रिमोट होता है ना, टीवी वाला रिमोट जो हम लोग रिमोट किसी चीज को चलाते हैं तो उसमें कौन सा रे जो है किरण का इस्तेमाल होता है। तो इंफ्रारेड वेव यानी कि जिसको अवरक्त किरण भी कहते हैं, तो यही अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड रे का इस्तेमाल किया जाता है टीवी रिमोट के कंट्रोल में। और इसी इंफ्रारेड को कहते हैं हीट वेव भी कहते हैं, ठीक है। उष्मा तरंग भी इसी को कहते हैं। और कभी कभी पूछ देता है ना कि इंफ्रारेड का खोजकर्ता कौन है, तो विलियम हर्शेल है, ठीक। तीनों याद रखिएगा। टीवी रिमोट में कौन सा रे होता है तो इंफ्रारेड रे होता है जिसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरण, और इसी को हीट वेव यानी उष्मा किरण भी कहते हैं। इंफ्रारेड का खोज कौन किया था तो विलियम हर्शेल किया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए, जैसे विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ए मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ए मीटर हम सटीक करेंट को, सटीक धारा को बताता है, और इसको जो है ना हमेशा सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और अगर पूछे कि आदर्श एमीटर होता है ना उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आदर्श जो एमीटर होगा इसका प्रतिरोध 0 होगा। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और वोल्टोमीटर का काम है वोल्टेज को मापना, और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध, अगर आदर्श वोल्टोमीटर का प्रतिरोध पूछे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है ना वो किस लेंस की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन ये बनता है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह दिखाई देता है, और पानी के सतह पर यही जो हवा का बुलबुला है वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह दिखाई देता है, और पानी के सतह पर जो हवा का बुलबुला है वो उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है। तो इसमें लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन जो है रिवीजन करवा दिए हैं। ये दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से थर्ड पार्ट भी लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।